मरीन ड्राइव में झुग्गी झोपड़ियों में पलने वाली इंदु और उसका दोस्त रंजीत। इंदु जो कि बहुत ही गरीब थी, फिर अचानक कैसे अरबपति बन गई, स्टोरी का दूसरा भाग हम बताएंगे। इंदु जो कि बताया हमने कि बहुत ही गरीब घर से थी, झुग्गी झोपड़ियों में पली बढ़ी, लेकिन गजब की सुंदर। रंजीत उसका दोस्त दोनों मरीन ड्राइव लवर पॉइंट पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शायद आज फैसले का वक्त था। कभी खुशी थी, कभी गम था। इंदु जो कि घर के कामकाज करती थी, बर्तन धुलती, झाड़ू पोछा, कपड़े धुलती, उसके हाथ बड़े सख्त थे, उसकी उंगलियां बड़ी रूखी, लंबी लंबी, पतली, जो कि रंजीत को पहले अजीब लगती थी, पर धीरे धीरे उसे वो हथेलियां, उसके जो हथेलियों पे स्पर्श था वो बिल्कुल कोमल फूल की पत्ती की तरह नरम, अति नरम होता जाता। फिर इंदु की उंगलियां रंजीत की उंगलियों में, एक दूसरे के हाथों में ऐसे घुसे, दोनों मानो किसी गहरी सोच में डूब गए। इंदु ने कहा, अब मेरी मां को ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंदु की दर्द भरी आंखों में एक गंभीर सोच छलक गई। रंजीत कुछ बोला ही नहीं, मगर वो प्रश्न सूचक निगाहों से इंदु की ओर देखने लगा। एक और लड़की है। इंदु के दिल में नारी की डाह जाग उठी। बूढ़ा उससे भी दिलचस्पी लेता है। रानी बाला। रंजीत ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम है? इंदु ने चौंक करके पूछा। रंजीत को इसलिए मालूम था क्योंकि इंदु पर दिल आने से पहले उसका दिल रानी बाला पर भी आया था। रानी बाला इंदु के घर के पास ही रहती थी, और इस झुपड़पट्टी में रानी बाला और इंदु दो ही ऐसी गरीब लड़कियां थी जिनका सौंदर्य इस इलाके में किसी के खती के लिए मोहताज ना था। रानी चंचल स्वभाव की थी और इंदु से 2 साल वो उम्र में बड़ी थी। उसका सौंदर्य ऐसा था जो कि मोटर ड्राइवर कॉलेज के नौजवान छोकरे सीटी बजाने पर मजबूर हो जाते थे। उसके हुस्न का जो नमक और वो तीखापन 50 गज की दूरी से ही महसूस होने लगता था। अधिकांतर ऐसे सौंदर्य बहुत जल्दी खिलता भी है और बहुत जल्दी मुरझाता भी है। इसका नशा ठोस नहीं होता, मगर जब तक होता है बहुत ही तीव्र होता है। रंजीत ने पहले कुछ दिनों में ही महसूस कर लिया था। फिर रानी वाला के चाहने वालों में भी आवारा छोकरी की बहुत ज्यादा संख्या थी। उसकी माँ 3-4 घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, मगर उससे भी आजकल की महंगाई में घर कहाँ चलता है। रानी का जो बाप था 4 साल पहले ही एक मिल में काम करते हुए किसी दुर्घटना में अपने हाथ को गंवा दिया। उसके बाजू के मूल्य से जो भी मिला था वो उन 4 वर्षों में खा करके अब घर में निकम्मा बैठा था। निकम्मा का मतलब यानी मजबूरी की बेकारी मनुष्य के हौले हौले उसे घुन की तरह खा जाती है। अंदर का जो सारा गुदा है, उसकी सारी इज्जत, शराफत, खुशचलानी, जो भी उसकी खुदगर्जी है, ईमानदारी है, वो सब खा जाती है। बस उसके ऊपर खोल रह जाती है जिसके अंदर से एक भयानक शून्यता झलकती है। वो बीमारी है जो कैंसर से भी अधिक खतरनाक होती है। और उसका बाप सिर्फ 7,000 रुपए में उसका किसी से सौदा करना चाहता था। इंदु ने किसी कदर अनादर से कहा, मगर तुम्हें कैसे मालूम? उसने फिर पूछा। रंजीत ने कहा, जिन दिनों ने मुझे तुम्हारे घर आने की इजाजत थी, मैं अधिकांतर उस रास्ते में देखा करता था। उसका घर तुम्हारे घर से पहले ही पड़ता है ना?
रास्ते में तुम्हारे घर से पहले है। रंजीत ने कहा, मगर तुमने मुझसे आज तक बताया ही नहीं। इंदु ने किसी भीतरी जलन से झुलस करके कहा। तो उसने अपने हाथ रंजीत के हाथों से झटके से निकालना चाहा, मगर रंजीत ने अपनी पकड़ और अधिक मजबूत कर दी। इसमें बताने की कौन सी बात थी? रंजीत ने कहा। उसने तुमसे कभी कोई बात नहीं की? इंदु ने पूछा। नहीं, रंजीत ने ना में उत्तर दिया। तुम उसके झोपड़े में कभी गए? रंजीत ने कहा, कभी नहीं। कसम खाओ, इंदु ने कहा। जिसकी कसम चाहो खिला दो, रंजीत ने कहा। इंदु चुप हो गई। कुछ क्षण गुस्से में खौलती रही, फिर एकाएक उसके मुख पर एक विस्मयुक्त मुस्कुराहट खिलने लगी और वो विश्वास भरे लहजे में बोली, यदि तुम उससे मिले भी हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? तुमने मेरे खातिर उसे छोड़ दिया है ना? बात की गहराई तक पहुंचने का ढंग नारी का बिल्कुल अपना होता है। मर्द किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक दिमागी यात्रा करता है, नारी एक बौद्धिक यात्रा करती है। मर्द का निर्णय बाहरी रूप से अधिक सही होता है और नारी का मनोवैज्ञानिक एतबार। रानीवाला के मामले में दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे थे। हालांकि रंजीत ने जब इंदु के हक में निर्णय दिया तो रानी से भावों की बिना पर उलझे बगैर रानी से प्रेम करने से पहले ही उसने अपने दिलो दिमाग में एक दर्पण से उसकी तस्वीर खुरिच ली थी। इंदु रंजीत का स्वभाव समझते हुए ठीक ही सोची थी। खुद ब खुद एक दिन रंजीत उसकी ओर खिंचा चला आया, मगर उसका ये सुबाहा गलत था कि रंजीत ने कभी रानी से प्रेम किया होगा। मगर इतना भी गलत ना था कि शुरू में रंजीत के हृदय में वो लालसा थी। बाद में इंदु से मिलने के बाद उसका जो निर्णय था बदल गया। इंदु के सुंदर में एक भारतीय सुशीलता शर्म के होते हुए भी एक विदेशी विचित्रता भी थी जो उसे अधिक आकर्षणमय बना रही थी। उसके भूरे बाल, हरी आंखें, यूनानी छवि इस गरीब झुपड़पट्टी में कहां से पैदा हो गई। उसकी माँ एक किम्मी बाई सांवले रंग की एक गरीब गुजराती थी। उसका पति नासिक में एक मामूली दर्जी था। जब इंदु 1 वर्ष की थी तो उसका बाप मर गया था। इंदु को अपने बाप का बिल्कुल भी याद नहीं था। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उन्हीं झुंगी झोपड़ियों खोलियों में ही अपनी आंखें खोली। उसने अपने दर्जी बाप के चरित्र, सौंदर्य, शरीर गठन जो भी है उसके जितने भी चर्चे सुने सिर्फ अपनी माँ के जुबानी बात जब वो बताती थी उसे से उसे मालूम हुआ। हो सकता है उसकी हरी आंखें, भूरे बाल, अच्छा की जो रंग शायद उसके बाप की रही हो, क्योंकि उसकी माँ तो काली आंखों, काले बाल, सांवले रंग की औरत थी जो जवानी में अवश्य जवान रही होगी, पर वो सिर्फ जवानी तक ही सीमित रहती है। हालांकि भूखे नंगों की जो बस्ती में तरुणाई काल में भी तरुणाई नहीं आती। उनके शरीर में आकर्षण की सौंधी जो सुगंध होती है वो भी नहीं आती। कुम्हार के कोरे बर्तन भी निर्धन की नव तरुणाई से अधिक आकर्षण सुंदर होते। इंदु ने गर्व से कहा, मैं तो 7 कक्षा तक पढ़ी हूँ और वो तो कक्षा से भी ऊपर नहीं गई। मगर सेठ उसके घर भी जाता है, हमारे घर भी आता है। वो मेरी माँ से कहता है कि रानी तो उसे 7,000 में मिल रही है और वो मेरे लिए 10,000 देने को तैयार है। तुम्हारी माँ क्या 15,000 मांगती है? रंजीत ने पूछा। इंदु एकाएक भड़क कर बोली, मेरी माँ क्या मांगती है, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है मेरे बारे में? हर बार यहीं पर आकर के तन टूट जाती। आखिर कर भी क्या सकते थे? 70 रुपए दोनों के लिए काफी नहीं था। कैसे जीवित रह सकते थे? कैसे रह सकते थे ब्याह करके?
हर बार दोनों इस पहेली पर, इस उलझन पर, इस कठिनाई पर सोचते, खूब सोचते और चुप हो जाते, खुद कर रह जाते। दुनिया की ओर से सूखे मोड़ पर सागर की ओर देखने लगते, जैसे उनकी अथाह गहराई में से उत्पन्न होने वाली गरज से अपने उस सवाल का उन्हें उत्तर मिलने वाला हो। सागर से कोई उत्तर नहीं पाकर इंदु आकाश की ओर देखने लगती, उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते और वो भरे गले से कहती, आखिर तुम कभी कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते? 2-3 ठिकानों पर कोशिश कर चुका हूं, रंजीत उत्तर देता। कोई गैरेज का मालिक मुझे 80 रुपए से अधिक देने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि अभी मेरा काम कच्चा है और 80 रुपए में हम दोनों निर्वाह नहीं कर सकते। हाँ, वो तो हो सकता है, पर फिर भी तुम्हारा काम अच्छा कब होगा? 1.5-2 साल और लगेंगे। इतनी देर तक मेरी माँ इंतजार नहीं करेगी, इंदु ने कहा। तुम्हारी माँ इंतजार नहीं करेगी तो तुम तो करोगी ना, रंजीत ने कहा। तो 2 साल से और क्या कर रही हूं, मगर कब तक ऐसे टहलती रहूंगी? तुम उस बूढ़े के पास जाना चाहती हो, रंजीत ने कहा। मेरी जूती जाना चाहती है उसके पास। फिर वो क्या बताए अपने मोहन को, जिसने उसका दिल जीत लिया था? मगर भाई को बूढ़ा मनहूस खबीस था, मगर एक होशियार जादूगर की भांति वो इंदु के सम्मुख बड़े सपने, इतने सपने संजोकर रख दिए थे कि जिनकी रंगारंग चमक से इंदु की आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती थी। सुंदर रंगरा रेशमी पर्दों की नरमी, चिकनाहट की भांति वो कोमल थी, नाजुक चांदनी रातें इंदु की आंखों में झिलमिलाने लगती। बादामी रंग की नई साड़ी, पेडर रोड पर एक नया फ्लैट, नया लोन, शिफॉन की सुंदर साड़ियां, तन पर हर ओर रेशमी पर्दे झूलते हुए, रंगारंग रोशनी झिलमिलाती हुई, सपनों के हिडोले में वो एक राजकुमारी की तरह झूलती हुई, कुछ क्षणों के लिए, कुछ शायद कुछ घंटों के लिए, कभी कभी कुछ दिनों के लिए, उस बूढ़े होशियार जादूगर का जादू इंदु के सिर पर सवार रहता और कानों में गूंजता रहता। फिर एकाएक लसदार कीड़ा उसके शरीर पर रेंगने लगता और वो बूढ़े मगन के बदसूरत होंठों का ध्यान आते ही उसे जादू को झट से उतार फेंकती। नहीं 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 नहीं, मगर कब तक नहीं, रंजीत ने मन में सोचा। 19 वर्ष की लड़की के आखिर कुछ तो अपने सपने होते हैं। फिर एक ऐसी लड़की जो कि स्वयं एक सुंदर सपने की भांति सुंदर हो, उसके सपने मेरे लिए सपने इतनी अहमियत रखते हैं। रंजीत सोच रहा था कि मेरे बाप के पास एक टूटी फूटी गाड़ी भी है, वो स्वयं एक रोज गाड़ियों की मरम्मत करता है। उसके मन में अब गाड़ियों के कोई ख्याल ही नहीं थी, चाहत ही नहीं था, उसके प्रति कोई आकर्षण भी नहीं था। पर्दे उसके घर के कमरों में वैसे भी लटकते थे। ये ठीक है कि वो अति सुंदर नहीं थे, मगर थे तो एक मध्य वर्गीय घराने का व्यक्ति, जिसने अभी तक भुखमरी और गरीबी की सूरत नहीं देखी थी। शायद उसके लिए वो लालच अधिक ना हो, सपने इतने रंगीन भी ना हो, उनके पीछे छुपी हुई उस भयानकता को उन्होंने नहीं देखा जो इंदु की जिंदगी में उस समय आ खड़ी होगी, जब मगन भाई उसके सौंदर्य को खून की भांति चटक करके उसके जंजर खोल को झुंगी झोपड़ियों में जाकर फिर से फेंक आएगा। मगर इंदु, क्या इंदु इतनी दूर तक देख सकती है? उसने मन ही मन में अपने कठोर बाप को गाली दी। किस भांति भी इंदु की शादी करने के लिए जो कि उसका बाप तैयार ही नहीं था। उसे लगता था कि इंदु का बाप, किसी को पता ही नहीं था कि वो कौन था। जो निम्मी बाई ने उसे बताया था कि वो दर्जी है, नासिक में काम करता है, जब उसने पता किया तो वहां उस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, और न ही वहां कोई दुकान थी। खुद किम्मी बाई भी कभी
वहां नहीं रही। कुछ लोगों के ख्याल में इंदु किसी अंग्रेज जिहादी की बेटी थी या किसी दूसरी यूरोनियन ऑफिसर की। वो हरमीन थी, वो हरामिन है। तुम्हारी इंदु, जिसे तुम बहू बनाकर मेरे घर लाना चाहते हो, भास्कर जोर से चिल्लाया था। और ये कहानी यही खत्म हो गई थी। रंजीत को मालूम था कि अब उसका बाप जीवन में इस मसले पर दोबारा ध्यान नहीं देने के लिए कभी तैयार ही नहीं होगा। फिर भी वो इंदु की मोहब्बत का इस तरह गुलाम हो गया था कि उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। रंजीत की मोहब्बत का ये मामला इतना नाजुक बन गया था कि रंजीत ने उसे मसले पर इंदु से बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं। इजाजत के सिवा कोई और रास्ता ही ना था। मगर इजाजत भी कब तक? कभी कभी रंजीत इंदु को चुप देख करके तड़प जाता, महसूस करता कि जैसे इंदु के हाथ उसके हाथ से फिसले जा रहे हैं। उस समय भी उसे ऐसा ही लग रहा था। रंजीत ने प्रश्न सूचक निगाहों से इंदु की ओर देखा। इंदु के सीने में भावनाओं की एक जो हलचल मची हुई थी, उसकी छाती भावनाओं से आकार में वो सागर की भांति उथल पुथल हो रही थी। अपनी सिसकियों को दबाते हुए वो दर्द भरी आवाज में बोली, क्या तुम भी मुझे 20 वर्ष का इंतजार कराओगे? हो सकता है जब तक तुम कई वर्षों के बाद मेरे पास आओ और मैं किसी और दूसरे की हो जाऊं। रोने लगी। धीरे धीरे खामोशी आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। रंजीत ने अपना हाथ उसकी कमर में डाल दिया, मगर ये क्षण कुछ क्षणों का सहारा था, उसकी मुश्किल का हल नहीं था। फिर भी उस समय एक मनोभाव जो थी आज में सुलगते हुए रंजीत के हाथ इंदु की कमर में टटोलने लगे। इंदु धीरे धीरे अपने आंसू, दिल का दर्द, अपना दुख भुलाने लगी। उसकी कमर में एक थरथराहट से लगने लगी। टटोलती हुई उंगलियां कुछ मांगने लगी। उन्हें नेत्र जो कुछ क्षण पहले आंसुओं से भीगे हुए थे, अब किसी अंदरूनी खुमार से बोझल होकर के अपने चाहने वाले की ओर देखने लगी। जैसे भावनाओं का एक लावा फट जाता है। इंदु ने घबरा के रंजीत का हाथ अपनी कमर से हटा दिया और सामने सागर की उठती लहरों की तरफ तट की चट्टानों पर सिर टकाते हुए देखने लगी। उसने कहा, वो उधर देखो। इंदु एकदम चीख पड़ी। रंजीत ने पूछा। सागर के बीच हाथ उठा करके उंगली से इशारा करते हुए इंदु ने रंजीत को दिखाया। उसने सागर में की जो लहरों में एक बोतल डूबती हुई, लुढ़कती हुई, तैरती, लपकती धीरे धीरे तट की ओर चली आ रही थी। रंजीत ने मजाक में कहा, मुमकिन है इस बोतल में तुम्हारे सपनों के राजकुमार का पत्थर हो। छी। इंदु ने घृणा से बोली, मेरे सपनों के राजकुमार तो तुम हो। फिर क्या? इसके अंदर क्या? रंजीत ने पूछा। तुम्हारे लिए शादी की खुशखबरी, इंदु ने शरारत से कहा। किसकी ओर से? तुम्हारी रानी वाला ने भेजा होगा, मैं क्या जानूं? इंदु तुनुक कर बोली। वो बोतल लहरों के कंधों पर सवार उनकी ओर ही आ रही थी। दोनों बड़े ध्यान से उसकी ओर देख रहे थे। रंजीत बोला, मुझे तो बियर की बोतल मालूम होती है। नहीं, इसमें मोहरे हैं। इंदु बोली, सोने की मोहरे? सोने की मोहरे होती तो बोतल डूब गई होती। हीरे? रंजीत सोचने लगा, सचमुच यदि हीरे मिल जाएं तो पलक झपकते उनकी सारी कठिनाई दूर हो जाएंगी। मगर ऐसा भाग्य कहाँ? और अगर मिल जाए तो सचमुच सपनों के रंगीन फूल रंजीत की निगाहों में खिलने लगे। इस कहानी का अगला पार्ट अगले वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।